दोस्तों आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है वर्चुअली। तो मुझे लगा कि मैं फिज़िकली भी जाके ऑफलाइन कुछ सेशंस उनके साथ रिकॉर्ड करूँ। तो ये फेस टू फेस एक इन्वेस्टिंग जर्नी को इतने अच्छे से समझाने वाला है, इतना अच्छा आपको स्ट्रेंथ देने वाला है। आपको याद होगा विजय केडिया का मैंने किया था, वैसा ही कुछ आज एक और फेस टू फेस होने वाला है, क्योंकि जिनके साथ मैं हूँ उनको इतना अच्छा नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है मार्केट के अंदर में और बहुत क्लियर बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रिकॉर्ड दिस वन फॉर टुडे। माय गेस्ट इज सफीर आनंद। Hello Safir, welcome. Thank you. Wonderful to be here. Same here, and wonderful to be here. I'm in your office and I'm just feeling that positive vibes around all these lovely books and the environment which you have created in your office. Awesome. Thank you so much for coming over. So Safir, face to face is all about learning and getting inspired, and you obviously inspire a lot, not just because of your investing journey, but the kind of journey you have gone through in your life as a lawyer, as a successful lawyer globally, and now as a successful investor. So I just want to get maximum out of you. आपसे जितना ले सकता हूँ मैं लेने वाला हूँ। एक छोटी सी बात, तेरा हिंदी में जितना बात मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। अरे वाह, ये तो सुने पे सुहाग हो गया। तो दोस्तों हिंदी में रहेगा बट ट्रांसक्रिप्ट रहेगा इंग्लिश में। सो विल गो स्लो एंड ट्रांसक्रिप्ट इज प्रीटी गुड, सो आप देख सकते हैं उसको। सो सफीर, द फॉर्मेट ऑफ फेस टू फेस इज फर्स्ट अबाउट यू, योर जर्नी, and then we get into a lot of conceptual discussion about market, कैसे आपने इन्वेस्टिंग किया चालू और मिस्टेक्स। ये इंटरव्यू में ना मैं चाहता हूँ कि आप खुल के बात करें अपनी गलतियों के बारे में, क्योंकि मुझे पता आप गलतियों के बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, गलतियाँ ही तो हमें सुधारती हैं, गलतियाँ ही तुम्हें बताती हैं कि क्या नहीं करना है आगे। या तो चलिए पहले चालू करें आपके बारे में। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी बहुत मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट से हुई थी, क्योंकि मैं कॉमर्स के कॉलेज में गया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, और श्री राम कॉलेज में आप जाओगे तो सब आसपास आपको कॉमर्स ही दिखेगा। और उससे कुछ साल पहले, जब मे बी कुछ 7-8 साल पहले हर्षद मेहता का नाम काफ़ी आ चुका था, तो हमें पता नहीं था ये स्टॉक्स वॉक्स के बारे में। बट ये पता था कि किसी ने आके पूरी मार्केट हिला दी थी और लोगों ने बहुत पैसा बनाया, उस समय बनाया, बाद में तो गवाया भी था, लेकिन बनाया। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। और क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे थे तो उस समय आपको ये नई चीज़ें कि बैलेंस शीट क्या होती है, या ये कंपनियाँ, कुछ कंपनियों के अंदर ये ब्रांड्स क्या होते हैं। उस समय टिपिकल कंपनियाँ कॉलगेट, जिलेट, नेस्ले, ये सब कंपनियाँ होती थी, बाकी कुछ इतना नहीं होता था। बाकी कंपनीज के बारे में लोग ज़्यादा पंटिंग करते थे कि खरीद लिया, चल गया, 50-60 रुपये की चीज़ 80 हो गई। बट ये कंपनियों के बारे में था। तो मेरी जर्नी ज़्यादा फैसिनेशन पे आई, क्योंकि ये कंपनियों के बारे में, मैं वैसे भी नहीं लॉयर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैं कॉलेज में जब गया था, मेरे पास जॉब ऑफर आ गई थी, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, यूनिलीवर को ज्वाइन करना था। मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं कंपनीज में जाके कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और बाद में मुझे समझ में आने लग गया कि कंपनियाँ की मैनेजमेंट इतनी डायनेमिक क्यों है, क्योंकि बड़ी चीज़ें करते हैं, नया प्रोडक्ट ले आते हैं, नई जोग्राफी में चल जाते हैं, नई बिजनेस मॉडल ले आते हैं। तो इस रीज़न से मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आया। लेकिन क्योंकि मैं कॉलेज में था, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की लाइफ भी कॉलेज डेज में चली गई, तो मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, कोई करियर पाथ्स नहीं था। और फिर उस समय बहुत हिल गया मैं कि फादर नहीं है तो बात किससे करोगे करियर के बारे में। तो लॉ मेरे लिए एक सेफ्टी एवेन्यू था, क्योंकि हमारी फर्म थी। फर्म होने के बावजूद मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं यहाँ पे मार्क बनाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है या मैं अच्छा लॉयर नहीं बनता तो मैं बिल्कुल कोलैप्स कर जाता। तो उस पॉइंट पर जो भी छोटा मेरी सेविंग्स होती थी, बहुत माइन्यूट अमाउंट्स होते थे, मैं बस में ट्रैवल करता था दूर दूर जगहों पे। जैसे मेरा घर जहाँ से था वहाँ से मैं दूर कोई कम से कम 45-50-1 आवर दूर बस में जाता था, और लोगों के घरों में जाता था, उनके फ्लैट्स में उनसे अपॉइंटमेंट लेके, और वो कोई मुझे 2 कॉलगेट के शेयर, 4 जिलेट के शेयर, 6 करके देता था। और फिर मैंने एक एल्बम बनाई थी। अच्छा। और मैंने वो जब ट्रांसफ़र होके वो एल्बम में मैं वो शेयर सर्टिफिकेट लगाता था मैं। अच्छा। और फिर वो रोज़ देखता था और मुझे लगता था कि वो मेरा खजाना है। ऑल्दो उसकी वैल्यू नहीं थी, पर मुझे लगता था, तो एक तरीके से एक विजन थी कि इसके अंदर एक खाली जैसे संदूक है और उसके अंदर मैं कुछ डाल रहा हूँ और उस संदूक में कुछ बड़ा होएगा बाद में जाके। क्या बात है। मतलब ये एक फीलिंग जो आती है ना, कि मैंने उस लेवल पे सोचा कि वो शेयर सर्टिफिकेट अपने आप में एक खजाना है। आज के डेट में वो एक ऑनलाइन होने के कारण में आपको नहीं लगता है कि एक थोड़ा गेमिफिकेशन ज़्यादा हो गया है, कि स्टॉक प्राइस पे हम ज़्यादा सोचने लग गए हैं, और जो स्टॉक है, जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, जिसको हम खजाना मानते थे,
उस पर कम बात होती है। हाँ बिल्कुल सही है। उस समय आप देखो, आप एक शेयर ट्रांसफर भी भेजोगे, फॉर्म भरोगे, स्टैम्प ड्यूटी लगाओगे उसके ऊपर, उसके बाद एनवेलप पे एड्रेस लिखोगे, फिर महीनों तक वो कई बार वापस भी नहीं आता। आप रोज जो लिटरली पोस्ट होती थी आपके घर में, जो चिट्ठी या डाक आती थी, आप वेट करोगे। डिविडेंड वारंट आता था, बैलेंस शीट आती थी, कई बार आपको बैलेंस शीट जल्दी आती थी, कई बार लेट आती थी, आपको पता चलता था किसी और ने पढ़ ली। वो धूप में बैठ के वो बैलेंस शीट पढ़ के कि उसको समझ में आता था कंपनी कर क्या रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक में इतना ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया कि आज, एंड प्लस उस समय वही बैलेंस शीट पढ़ते थे जिसमें आप इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज थोड़ा लाइफ में पेशेंस थी। अब वो लाइफ बहुत फास्ट हो गई है सबकी, तो डिजिटल की वजह से अब लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बैलेंस शीट्स पढ़ने की जगह और कंपनी की भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज एब्जॉर्व करने की जगह मैं और अपना टाइम डिवाइड कर रहा हूँ इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो थोड़ा बहुत मज़े में चेंज हो गया, बट एडवांटेजेस भी हुए हैं, क्योंकि अब आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट आती है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टाइम नहीं होती, गवर्नेंस इश्यूज आ गई हैं, तो वो, और ट्रांसफर्स इंस्टेंट हैं, डीमैट वीमैट। सिर्फ ये मेहनत बड़ी कराते हैं, वो ब्रोकर आपको रोज बोलेगा ओटीपी आ गया, ये ट्रांसफर कर दो, वो कर दो, वो बड़ा काम कराते हैं। आई थिंक यू आर एन आईपी लॉयर, तो आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी कितनी बड़ी इशू है, तो वो ओटीपीज वगैरह तो हमारी सेफ्टी के लिए है प्रिजम्बली। सो रियल में इन्वेस्टिंग जर्नी, ये तो हो गया कि छोटा मोटा शेयर, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पैशन एंड ग्लैमर ऑफ स्टॉक मार्केट which pulled you, but रियल इन्वेस्टिंग आपने कब चालू किया और क्या प्रोसेस से चालू किया? नहीं, तो पहले मैंने गलती से स्टार्ट किया कि एक पर्टिकुलर डे पे, जब कॉलेज में मैं था, मेरा टोटल मेरे पास 4,800 रुपये थे। तो 4,800 रुपये उस समय पे मेरा माइंड था कि मैं जाके जूते खरीदूँ। रीबॉक का ब्रांड आया था और मुझे जूतों से बड़ी फैसिनेशन थी वो एक पर्टिकुलर जूते में। और दूसरी थॉट प्रोसेस था कि वो जूते खरीद के 2-3 दिन की तो खुशी मिल जाएगी, उसके बाद जैसे ही वो गंदे होंगे तो वो जॉय चला जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अब 4,800 रुपये लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं एक लीडिंग सीए फर्म के पास गया, और मैंने उनको बोला आप मुझे आइडिया बताओ। तो उन्होंने बोला आप, हम कोई स्टॉक ब्रोकर थोड़ी हैं। मैंने कहा आप सीईओ, आपको बैलेंस शीट आती है, आपको ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आप मुझे अच्छी कंपनी बताओगे। तो उन्होंने मुझे बोला एक नागार्जुना फर्टिलाइजर एक कंपनी होती थी, उसके शेयर ले लो। तो 100 रुपये का शेयर, और मैंने कहा लेने भी कहाँ से, मुझे ये भी नहीं पता था, ब्रोकर, मेरे पास इतने कम पैसे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम ही देते हैं आपको, मतलब किसी का क्लाइंट का था। तो 100 शेयर्स उन्होंने मेरे को एक ग्रीन कलर का फॉर्म साइन करके दे दिया, वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म होता था उस समय। मुझे उसके बाद ये भी नहीं पता था, फॉर्म दे दिया, मैं सोचा मेरे शेयर ही हो गए, मुझे नहीं पता था कि उसको ट्रांसफर भरना भी होता है और कंपनी में भेजना होता है। फिर मैंने उनसे गाइडेंस ली और वो शेयर मेरे को उन्होंने दे दिए। तो फिर जब मैं अखबार में ना रेट्स नहीं देखता था, क्योंकि मेरे पास शेयर ही नहीं थे। तो इसके चक्कर में मैं अब देखने लग गया कि नागार्जुना का स्टॉक प्राइस क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो चल नहीं रहा था। तो मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट बंद कर दिया। मैं ऑल्सो ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, वैसे स्टूडेंट था। कुछ दिनों के बाद निकल गए, कुछ महीने निकल गए, उसके बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये शेयर कितना बढ़ गया। मेरे को श्योरिटी थी कि शेयर कोई 60-70 रुपये पहुँच गया होगा। उन्होंने कहा 13 रुपये। तो मैं तो हार्ट ब्रोकन हो गया। मतलब मैंने कहा मेरे 4,800 रुपये में ना मेरे जूते आए और मेरे को पड़ गए जूते। तो 1,300 रुपये में हो गया। तो मैंने उनको बोला ये कैसे हो सकता है, आप तो बेस्ट ऑडिटर्स हो, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप कैसे गलत कंपनी पढ़ सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला आपको इतना आसान लगता है तो आप इन्वेस्टिंग सीख लो। तो मैंने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, सीख लेंगे। तो उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने एक तरीके से चैलेंज लिया। और उसको मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आपके पास सिर्फ 1,300 रुपये रह जाते हैं, तो आप अगर बाय चांस अगर आप एक अच्छी कंपनी भी ढूंढ लेते हो, वो अमाउंट कहाँ बढ़ के जाएगा। आप मेरी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थी। तो आप वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट की होती है कि जब आप एक इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, आपके पास वो एबिलिटी टू डू SIP या एबिलिटी टू इन्फ्यूज मनी भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका टेम्परामेंट, उससे आपकी पोजीशन साइजिंग, उससे आपका बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और वन स्टॉप ऑल नहीं हो सकता। तो जब मैं इंडिविजुअली मतलब मैं सेटल हुआ लाइफ में, गाड़ी खरीदी, घर थोड़ा कर लिया, मदर के साथ सब सेटल हो गया, मतलब इन द सेंस क्योंकि मैं फादर नहीं थे। तो उसके बाद से मेरा सीरियस इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुआ। और उस समय मैंने अपने आप को यही बोला, मैंने कहा जो मुझे नहीं आता वो मैं ज़रूर सीखूंगा। अमेजिंग। सो एक जो आपसे इनपुट मिल रहा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए जो कैपिटल आपको देता जा रहा है, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट को वेल्थ में कन्वर्ट। वो तो बहुत आइडियल है। वो तो जैसे मेरा जैसा जना जो काम कर रहा है, मेरे पास अगर इनकम आ रही है तो वो इनकम डबल चीज़ हो रही है कि मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ ऑफिस में और प्रोडक्टिवली कमा रहा हूँ।
और शाम को जाके इफेक्टिवली, शाम को नहीं बट इन मतलब एग्जांपल वे, वो मनी को मैं बैंक में डालने की जगह या कहीं पे कम इंटरेस्ट पे डालने की जगह स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ। अब वो स्टॉक मार्केट का मनी भी ओवरनाइट या नेक्स्ट अपने आप वर्क कर रहा है, तो मेरी डबल इनकम एक तरीके से हो गई, जबकि मैं डबल प्रोफेशन नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ 24 आवर जॉब, तो आपकी इनकम डबल होगी। बट जो लोग नहीं इनकम मतलब काम करते या करते, उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम कैन उनका डिपॉजिट से भी आ सकता है, उनका रेंटल इनकम से भी आ सकता है, किसी की रेंटल इनकम से है, बट होना चाहिए। अगर कैश फ्लो नहीं होगा, अब वॉरेन बफेट का एग्जांपल दो कि वॉरेन बफेट के बारे में हम इतना कुछ बोलते हैं लेकिन सबसे एलिमेंट्री चीज़ें नहीं बोलते। वॉरेन बफेट की सक्सेस सिर्फ कंपनी आइडेंटिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि वो तो उस लॉजिक से उन्होंने शुरू में जैसे कोको कोला में बहुत पैसे बनाए और बाद में इतने सालों से तक नहीं बनाए। उनका सबसे बड़ा सक्सेस है उनका कैश फ्लो, क्योंकि वो कैश फ्लो उनको इनेबल करता है टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि वो अगर आपके पास नहीं हो फ्लो तो आप नहीं कर सकते। टेम्परामेंट भी यही होता है ना, अगर मुझे पता हो मार्केट गिर रही है और मुझे पता हो कि नहीं जी मेरे पास कैश फ्लो है, तो मैं वो गिरती मार्केट में हिलता नहीं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेता हूँ और इवेंचुअली सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर अगर मेरे पास पैसे ही ना हो और उस टाइम तंगी हो जाए तो आप क्या करोगे? अच्छे शेयर बेच दोगे। जैसे अभी मार्केट के अंदर में काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और मार्केट गिर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, अब आपके पास पैसे ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कैसे करें? और फिर आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उनमें से आप ढूंढते हो कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है तो आप बेच दो। हाँ। तो ज़बरदस्ती का अपने ऊपर एक टैक्स लगा देते हो। सो सफिर, बहुत लोग आए अभी मार्केट में लास्ट 2-3 साल के अंदर में, एंड एवरेज कैपिटल लोगों का है टिपिकली 2 लाख रुपए टिपिकली, और वो मार्केट में फुल टाइम लग गए हैं। तो ऑनेस्टली, अभी यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई व्हेनेवर आई हैव हर्ड यू इन मल्टीपल फोरम, आप अपना दिल का बोल देते हैं। 2 लाख रुपए में वेल्थ कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, सपने बनेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए की वेल्थ बनाने के लिए आपके पास कंटिन्यूस इनकम होनी चाहिए। अगर आप 2 लाख रुपए में मान लो कि आपकी कोई अच्छी कंपनी चल भी गई और वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 बैगर भी बन गई, तो 10 लाख रुपए में आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली आपको, और वो रिपीट भी नहीं होने वाली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने एक 10 लाख रुपए बना लिया और वो रिपीटेडली नेक्स्ट महीने मतलब नेक्स्ट साल तक 20 हो जाएंगे और 40 जाएंगे। आप ये एग्जांपल दो कि देखो कि मार्केट में अगर किसी को मार्केट की समझ ना भी हो, वही जना पैसे बना रहा है जो कि SIP कर रहा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो लेट्स टॉक अबाउट योर इन्वेस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने पूरी जर्नी में कुछ ना कुछ एक प्रोसेस तो अभी तक बना ही लिया होगा, तो एक बार एकदम स्क्रैच से ABCD ऑफ आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो इन्वेस्टिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो आपको कोई गाइडेंस नहीं होती। जैसे मेरा कोई गुरु नहीं था और मैंने ऐसे स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं करा, तो उस समय गलतियां होती हैं क्योंकि आप सबसे सस्ती कंपनी ढूंढते हो। हाँ। तो आपके पास पैसे कम होते हैं, आपके मन में चाहत होती है कि मेरे कम पैसे ज़्यादा पैसे बनाए। हाँ। तो आप एक जैसे इंडस्ट्री डेटाबेस देख लेते हो और बोलते हो कि ये बड़ी कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर की कंपनी, इसका PE 30 है। हाँ। और ये सॉफ्टवेयर की कंपनी का PE 3 है। हाँ। और वो 3 वाला ले लेते हो सोच के कि 3, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा और आपके पैसे बन जाएंगे। राइट। और आप उसको ऐसी कंपनियां खरीद लेते हो और आप बैकग्राउंड रिसर्च ज़्यादा करते नहीं हो, और आप बाद में आपको समझ में आ जाती है जब आपको एक मौका पड़ता है कि वो 3 या 5 आपका PE किसी रीज़न से था और वो ऊपर वाला किसी रीज़न से बैठा हुआ था। एट द सेम टाइम क्या होता है कि आप लालच ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचो कि अब जब IT कंपनी में भी बूम आया और ये सारे कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो 200-300 के PE पे पहुंच गए, तो उसके बाद लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बड़ी कंपनी में खरीदने के बाद भी नुकसान हुआ। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले अपने आप को खोजना पड़ता है। ओके। उसमें आपकी टेम्परामेंट क्या है, आपको क्या चीज़ समझ में आती है, आपको मार्केट में जैसे पीटर लिंच का सिस्टम समझ में आता है कि मैं मार्केट में गया, मैंने देखा ये बिस्किट बिक रहा है, ये फ़ोन कॉल यूज़ हो रही है, ये सर्विस बढ़ रही है, वो एक तरीका इन्वेस्टमेंट का। कुछ लोग वेल कन्वर्स्ड होते हैं डिस्ट्रेस की सिचुएशन ढूंढने में, और वो बोलते हैं असेट वैल्यू पे देखना है। कोई बोलता है कि मुझे कंपनी समझ नहीं आती लेकिन ये कंपनियां लास्ट करेंगी इसलिए मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर खरीदूंगा। अलग अलग तरीके हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सारे फेजेस देखे हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग, जो कि मेरे साथ भी हुआ है और रामदेव अग्रवाल जी के साथ भी हुआ है, ये वैल्यू माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बेस्ट लगा। ओके। कि जब वैल्यू माइग्रेट करती है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो वो प्लेटफॉर्म का मतलब कंपनी नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो उसमें बहुत वैल्यू क्रिएट होती है। तो जैसे आप एग्जांपल देखो कि इंडिया में जब भारती आया था और उसका IPO आया था शायद 40 रुपये और कुछ, और 19 रुपये आ गया था उसके बाद। तो आपने उस समय, आपको ज़्यादा इंडिया में पता नहीं था टेलीकॉम के बारे में, क्योंकि हमको उस समय लगता था यार ये फ़ोन महंगा है,
बड़े बड़े डिवाइसेस आ गए, उसमें एक कॉल 8 रुपये या 16 रुपये मिनट थी, बहुत महंगी थी, तो ये इमरजेंसी में यूज़ होगा, या लोग मिस कॉल देके छोड़ देते थे, तो हमें लगता था कि रेवेन्यू नहीं आई। पर आपने फिर देखा कि सिंगापुर के अंदर इसी का भारती का जो वन ऑफ द पेरेंट था सिंगापुर टेल, वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई थी। तो कई बार आपको अपॉर्चुनिटी साइज दूसरी कंट्री से देखना पड़ता है, जो कि आजकल हमारे स्टार्टअप में भी हो रहा है। हमारे स्टार्टअप में कोई आता है फंडिंग करने, आप बोलते हो अरे वो सिलिकॉन वैली में कंपनी ने ऐसे करा, चाइनीज़ कंपनी ने ऐसे करा, डिस्टर्ब करा, सोशल मीडिया में ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई। तो मॉडल्स आपको माइग्रेट, पहले वैल्यू देखनी पड़ती है। जब एक वैल्यू माइग्रेट होती है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू वो डिस्ट्रॉय करती है और दूसरी वैल्यू क्रिएट करती है, तो डबल ग्रेन होता है। एक होता है ऑफ द डिस्ट्रप्शन, क्योंकि वो कंपटीशन को खत्म कर रहा है, और एक होता है ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द एडवांसमेंट्स, क्योंकि वो मार्केट साइज बढ़ा देता है। सही है। तो वैल्यू माइग्रेशन के अंदर में ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो और आज की दुनिया में डिस्ट्रप्शन को प्रेडिक्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो गया। ऑब्वियसली टेक हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज, बट उसके अलावा भी इट हैज़ बिकम सो डायनेमिक वर्ल्ड। तो वैल्यू माइग्रेशन को कैसे जज करें? नहीं, बट ये ना इतना मुश्किल नहीं होता। शुरू में क्या होता है कि आप शुरू में कोई स्टॉक लेते हो और आप सोचते हो कि मैनेजमेंट कोई चीज़ बोल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, सपोज इंडिया में PLI आया, हाँ। तो आपको आज लगेगा हाँ ये PLI स्कीम में दम हो सकता है, लेकिन अभी तक टेस्टेड नहीं है कि कौन बनाएगा, क्या करेगा। तो अब आप PLI में सपोज कोई इंडियन कंपनी PLI कर रही है, तो आप अपने माइंड में लगाओगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मार्जिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बिडिंग होगी। बट अब आप बोलो कि वो PLI स्कीम का जो प्लेयर है वो अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये फरवरी की में मार्केट गिरी, तो मेरी एक स्टेटमेंट थी कि MNC की जो कंपनी है, जो जिसके पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो PLI में आएगी तो वो बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अपनी सब्सिडरी को है, तो सेफ गार्डेड भी है, और वो उसको डिस्टर्ब करेगी। तो आपने एक एडिशनल एडवांटेज ले लिया और बोला कि यहाँ पे डबल बेनिफिशरी है, एक PLI स्कीम का बेनिफिट है और एक बेनिफिट है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एज अपोज टू कि आपने टेक्नोलॉजी दूसरे से ली, बाद में झगड़ा हो गया, चला गया, रॉयल्टी गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा, MNC कंपनी सीरियस नहीं होती जब तक उसको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम है या स्लो डाउन है, और अगर वो इंडिया में अपॉर्चुनिटी सेंस कर रहे हैं और इंडिया में कैपेक्स करते हैं, तो वो कैपेक्स को रियलाइज, क्योंकि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई होता है, नहीं तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो ये 15% और 10% बिलीव नहीं करते, तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई होता है। और प्रमोटर को एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग डिविडेंड से चाहिए, क्योंकि तो वो डिविडेंड हाई पे करने के लिए उनको कैश जनरेट करना होता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे फिर प्लेयर्स में वैल्यू माइग्रेट हो रही है, एज अपोज टू अ प्लेन PLI। ऐसे PLI में कोई फ़ोन बना रहा है, तो फ़ोन के में क्या बड़ी बात है, फ़ोन में मार्जिन 2-3% में उड़ जाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसमें आप क्या सेक्टर व्यू बनाते हैं? इसमें आप सेक्टर व्यू भी बना सकते हो। जैसे अभी आप एग्जांपल देख लो कि पूरी वर्ल्ड में जैसे बातें हो रही हैं कि फूड की शॉर्टेज हो रही है, और रशिया में स्टार्ट हुई ऑब्वियसली यूक्रेन की वजह से, बट अभी जनरली वर्ल्ड में होगी। मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके देख रहा हूँ कि सी फूड महंगा हो गया, या सब्ज़ी महंगी हो गई, या कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, फिर आप सोचते हो कि उनका सप्लाई तो कहीं से आने नहीं वाला, बिकॉज अभी वर्ल्ड भी इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो रही है, फिशिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, जब वो जो चाइनीज़ प्रैक्टिस थी उस पर प्रॉब्लम हो रही है एक्सेट्रा। और आप अपने माइंड में बोलते हो, अब एक्वाकल्चर सेक्टर एज एन एग्जांपल, उसको मैं स्टडी करके देखता हूँ कि एक्वाकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। और आप देखो कि अब आप डिसबिलीवर से बोलते हो कि अवंती ने ये बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छा समझा था और वो कैश एंड कैरी मॉडल आया, उसके बाद और भी प्लेयर्स आ गए। अब इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि जी एक बीमारी आ गई और पूरा सी फूड खत्म हो गया। ऑर्गेनाइज चैनल्स हैं, एक्सपोर्ट हैं, बायर्स बहुत क्रेडिबल हैं, इंश्योरेंसेज हैं। तो आपको समझ में आता है कि फूड में अगर एस्केलेशन आएगी, यहाँ पर एस्केलेशन डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, बिकॉज पास ऑन हो जाती है। मतलब मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँगा, मैं खाना तो खाऊंगा ही ना, तो पास ऑन हो जाती है। जबकि अदर आइटम के अंदर बहुत डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मैं जैसे छोटा साबुन ले लूँगा या छोटा शैम्पू ले लूँगा या कुछ चीज़ें फॉरगो कर दूँगा। तो ऐसे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। और लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल ब्रेड में नहीं दिखती मुझे, जैसे क्योंकि ब्रेड में क्या है कि मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में मेरी कोई ना कोई बेकरी शॉप खोल के अच्छी ब्रेड बना रहा है, तो नो हाउ नहीं है इतना, ज़्यादा पैकेजिंग की बात है कि क्वालिटी हो, तो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं लगती। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, तो कैन यू टॉक अबाउट दी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हर बात तो माइंड में अपने आप नहीं क्रिएट होगा, राइट?
एक्चुअली माइंड में ना रीडिंग टू मच। जैसे एक कभी कभी में मिस्टर अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि जब वो बोलते हैं कि एहसास होता है उनको और कि वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो आपके दिल में भी ख्याल आने चाहिए। वो दिल में ख्याल आने के लिए आपको एक तरीके से थोड़ा इंक्विजिटिव होना चाहिए लाइफ में। तो जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और घर जा रहे हो और आपका ऑफिस का दिन खत्म हो गया, आप थक गए हो, तो आप थकान के लिए अपने आप को एक विजुअल ट्रीट देते हो। कैसे विजुअल ट्रीट देते हो? एक तरीके से तो आप अनॉय हो सकते हो कि ट्रैफिक है, शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरे में क्या, आपने थोड़ा अपनी म्यूजिक ऑन कर दिया, थोड़ा लेफ्ट राइट देखा। अब आप दुकानें देख रहे हो, दुकान के अंदर भीड़ कितनी है, कौन कहाँ जा रहा है, किस टाइप के लोगों ने कपड़े पहने हैं, कौन मोटरसाइकिल चला रहा है, कौन साइकिल चला रहा है, कौन, ये सारी चीज़ें देखते हो। उसके बाद आपको कनेक्टिविटी आ जाती है, आपके माइंड में कनेक्टिविटी आ जाती है। जैसे अभी आप सपोज छुट्टी में के लिए कोई, मान लो पहाड़ में जाते हो और गाड़ी में निकलते हो और से फॉर एग्जांपल शिमला जा रहे हो, तो आप बहुत सारी ऐसी शॉप्स में क्रॉस करोगे जहाँ आप देखोगे कि अभी उनकी लाइट नहीं होती, वो अभी भी बाहर आके बेंच पे बैठ जाते हैं और उनका शॉप का सिस्टम बहुत ओपन है। तो आप सोचते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिटेल ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके लिए क्या उसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल वो क्या बिजली कंज्यूम करेंगे, बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी या एसी की कंजम्पशन बढ़ेगी या फ़ैन की कंजम्पशन बढ़ेगी या पोर्टेबल जेनसेट की कंजम्पशन बढ़ेगी। ये आपने अपने वेरिएबल्स बना लिए। उस फिर वेरिएबल में से आप बोलोगे ठीक है, मैं जेनसेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता क्योंकि रिस्क है कि कल कोई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई या फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कंसर्न आ गया, तो उसको एलिमिनेट कर दिया। अब आप बोलते हो पंखे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पंखे, फिर आप ढूंढ लेते हो कौन सी कंपनी अच्छी है एटसेट्रा और फिर इन्वेस्ट कर। और अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको लगे कि वो जो पंखे वाली कंपनी उसका स्टॉक गिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, अभी लोग कंजम्पशन नहीं करे, रूरल इंडिया की इनकम इम्पैक्टेड है और वो स्टॉक पे करे करके 500 रुपये का 300 आ गया, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो आप गिरे हुए स्टॉक प्राइसेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ज़्यादा बिलीव करते हैं? दोनों में, क्योंकि गिरे में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी तक कोई ऐसे जने से मेरा संपर्क नहीं हुआ जो कि बोलता है कि ये जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम परपेचुइटी में होगी। कोई बोलता है 6 महीने, कोई बोलता है 4 महीने, कोई बोलता है 1 साल। ठीक है, तो आप 1 साल भी मान लो और आप बोलो कि कोई 500 रुपए का स्टॉक 300 रुपए आ गया, इसका मतलब वो 40% उड़ गया। अब अगर वो 40% में से आप बोलते हो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और वो बढ़ेगा 40%, एक्चुअली बढ़ेगा वो ज्यादा क्योंकि वो 300 से 500 जाएगा, बट गिरा वो 40%। तो आप बोलते हो ये 40% बढ़ेगा और अपने माइंड में बोलते हो 40% रिटर्न 1 साल और वहाँ फिक्स डिपॉजिट में 7%, तो आपने वो आपके माइंड में वो 7 and 40 प्ले करना चाहिए या 7 and 30 प्ले करना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको 30-40 को आइसोलेशन में मत लो। आप जब आप 7 से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। फिर आपने 7 की जगह 20 भी कर लिया तो आपने बहुत अच्छा करा, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि मार्केट टेम्परामेंट। बट सर आप 300 में ले रहे हैं, वो तो आप डिसीजन ले रहे हैं ना कि 300 मेरे को सही लगता है, तो वो क्वेश्चन जो है कि 300 सही है, वो फेयर है, नहीं, वो चीज़ मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो चीज़ लकीली इसलिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए डेटा है। ये कंपनियां वो हैं जो मार्केट लीडर्स हैं। ये कंपनियां वो हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट को भी पता होता है कि जब स्टॉक्स गिर जाते हैं मैनेजमेंट या बायबैक्स करती हैं, मैनेजमेंट सी और फिर प्लस वो टेक ओवर टारगेट्स बन जाती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अट्रैक्टिव होती है बिजनेस, ब्रांड होता है, उनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो टेक ओवर टारगेट्स भी बन जाती हैं फॉर थिंग। और प्लस उनको भी अपनी ग्रोथ करनी है, बिकॉज आप सोचो CEO के पास एजेंडा होता है कि वो अपनी ग्रोथ कैसे दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ, चाहे वो कॉस्ट कटिंग करे, चाहे वो न्यू मार्केट्स करे, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे। और आपको अगर ये पता है कि स्टॉक मार्केट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड कंपाउंड करती है, तो वो क्वेश्चन है कि 1 साल लगेगा या 1 साल का मान लो 2 साल भी हो गए, तो 40 का 20% रह गया, तो 20% रिटर्न आपने अपने माइंड में डाल दिया कि मेरे को पक्का है। तो अब आपने क्या करा, अपने माइंड के अंदर एक दीवार बना ली, एक राहुल द्रविड़ खड़ा कर दिया जो बोलता है कि नहीं जी मैं तो तूफान में भी खड़ा रहूंगा क्योंकि मुझे 7% से तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी। फिर वो 300 का अगर मान लो 1 सेकंड के लिए 250 भी आता है, आप बोलते हो और अट्रैक्टिव हो गया। बट अगर बिजनेस मॉडल डिस्ट्रॉय हो रहा है कि लोग बोलते हैं जी अब पंखे का सिस्टम ही नहीं रहा और कुछ और चीज आ गई, तो फिर आप गलत, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आप गलत जगह पे खड़े हो, तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फिर आपको आना ही नहीं चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये बिजनेस मॉडल, देखो बहुत लंबा नहीं सोच सकते क्योंकि इतना सोचना बहुत मुश्किल है। आपको अपने आप को बोलना चाहिए क्या ये रियलिटी है कि 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर ये चीज आउट हो जाएगी, और आप बोलो इसका मतलब ही नहीं है।
तो फिर क्योंकि अभी तो एंटर ही नहीं करी है ना, आउट कैसे होगी जब एंटर ही नहीं करी है। हर फेज में ऐसा होता है ना कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी भी देखोगे तो पहले आप बोलोगे मैंने बेसिक घड़ी खरीदी, फिर थोड़े मैंने और एक्सपेंसिव कर दी, फिर मैं तंग आ गया घड़ी से, मैं डिजिटल पे आ गया, मेरे हेल्थ फोकस हो गया। आपने एंट्री नहीं करी हुई अभी, तो फिर अभी अपॉर्चुनिटी साइज बहुत, ऑप्सुलेंस नहीं आती जब एंट्री नहीं होती। तो एक बिकॉज उसके लिए तो सुधार है ना, उसके लिए तो अभी हवा ही नहीं आई उसके पास। एज एन एग्जाम्पल, गाड़ी नहीं आई, जिसके पास पहली गाड़ी नहीं है वो, अब वो क्वेश्चन है कि गाड़ी में मुश्किल क्या है कि गाड़ी में टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करके प्राइस नीचे ले आएगी, क्योंकि इसमें बहुत साइंस आ रही है, बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है। इसलिए आपको ये नहीं पता कि इस कंपनी का, उस कंपनी का, इस कंपनी का कौन सी बेटर लुकिंग होगी, किसकी क्या माइलेज होगी, किसकी क्या चार्जिंग कैपेसिटी होगी। इसलिए वहाँ पे वेरिएबल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से वेरिएबल नहीं है। अब फूड में क्या, अब आप सपोज चावल खाते हो या तो उसमें क्या वेरिएबल है? आप बोलोगे कि मुझे आज भी अच्छा चावल, कल तो मैं इनफैक्ट और भी अच्छा चावल खाना चाहता हूँ। तो आप अपने सेक्टर को आइडेंटिफाई इस तरह से करते हैं कि आपको पता है आपको कितना वेरिएबिलिटी एक्सेप्टेड है। जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, जहां आपका डिसीजन मेकिंग में किंतु परंतु होगा, तो आप उससे दूर हो जाएंगे। हाँ, वो तो जैसे पहले अमेरिका ने अपनी सेफ्टी के टाइम बोला था ना, नोन 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 अननोन अननोन अननोन, वो तो वो अपने माइंड में आप प्ले करके बोलोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा अननोन्स हैं। तो बहुत सारा अननोन में क्या होता है कि आपको अपने स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। बट जिसमें आपको लगता है कि नहीं, वेरिएबल्स रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें आप अपने आप को एक पैसिफाई कर लेते हो कि नहीं जी, आप अपने आप से बातें करते हो। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तो मैं अपनी और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो होता। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप अपना डिटर्मिनेशन बढ़ा रहे हो। अब आपको एक डिवाइडिंग लाइन बनानी पड़ती है कि डिटर्मिनेशन शुड ऑल्सो नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज अगर आप, तभी से आप, मैं डाइवर्सिफाइड रहता हूँ, क्योंकि अगर मेरा गलत भी हो गया तो वो मेरे को चोट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, चोट का मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं मैं रिवाइव कर पाऊंगा। इट्स लाइक एन एक्सीडेंट इन लाइफ। आपको नहीं पता कि एक्सीडेंट में आपकी हड्डी टूटेगी, क्या टूटेगा, MRI में क्या आएगा, इसलिए आप रिवाइव नहीं कर पाओ। बट अगर आपने छोटी पोजीशन ली है या डाइवर्सिफाइड है और वो वर्क कर गया, तो आपके पास नॉर्मली कोई भी स्टॉक अगर वर्क करता है तो वो काफ़ी देर तक कंपाउंड करता है। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा वो टॉप अप करने के लिए। तो अगर आपने कम एक्सपोजर भी लिया हो तो आप उसको बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, क्योंकि डे वन पे आप बताओ, आज की डेट में हम बोलते हैं इंडिया के मल्टी बैगर्स हैं, कोटक बैंक या फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी आप ले लो, एशियन पेंट या HDFC बैंक, वो जिस दिन आए थे कि आपको थोड़ी पता था कि वो मल्टी बैगर होंगे। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दी इन्होंने। अब तो अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ भी होगी, नीचे की तरफ भी होगी। तो एक बार इस पे डिस्कशन करते हैं कि सपोज कोई भी एक स्टॉक, कुछ एग्जांपल नहीं क्या, या एक स्टॉक, नाम नहीं लेते, नहीं आप ले लो, मैं तो एग्जांपल किसी भी एक स्टॉक में जिसमें आपने एक्चुअल में बड़ा पैसा बनाया, कुछ अपने नाम ले सकते हैं? हाँ जरूर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्वा कल्चर में मैंने एक अवंती में जैसे फॉर एग्जांपल पैसा बनाया। क्यों पैसा बनाया? सब कुछ गलत था उस सेक्टर में। मतलब उससे पहले जितनी कंपनी आई थी एक्वा कल्चर में, बलारपुर की कंपनी से लेके रैंक एक्वा से लेके कोई भी, सब फ्लॉप हो गई थी। तो आपको ये सेक्टर में नहीं आना चाहिए था, बिकॉज प्रेसिडेंट्स अलग थे। तो आपको, लेकिन क्या हुआ कि आपने जाके देखा कि ये कंपनी नंबर अच्छे दे रही है डिस्पाइट द रिकॉर्ड। फिर आपको डाउट होता है नंबर पे, आप बोलो पता नहीं सीजनल है या क्या है। फिर आपने जाके देखा इनका कैश एंड कैरी मॉडल है। कैश एंड कैरी का मतलब ये रिस्क नहीं ले रहे। फार्मर आप हो, ग्रोथ आप कर रहे हो, प्रोडक्ट आप मेरे पास ला रहे हो, मेरे को अच्छी लगी आपकी श्रिम्प की वैरायटी या कुछ भी, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। उसके बाद तो मेरे पास रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रॉप अच्छा नहीं लाए। उसके बाद मेरा टाई अप है थाई स्टोरेज के साथ, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। उसकी वजह से मेरे पास ग्लोबल एक्सेस ऑफ मार्केट है ऑन अ प्रोडक्ट विच आई हैव सिलेक्टेड। तो मेरे पास स्ट्रेट अवे एक डिफाइंड मार्जिन है कि आपने आके मुझे चीज़ 10 रुपए की दी, वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में 40 रुपए की है, 10 से 40 रुपए के बीच में मुझे उसको प्रोसेस करके, वेयरहाउस करके, कोल्ड स्टोरेज करके आगे पहुँचाना, पैकेजिंग करके आगे पहुँचाना है। तो आपने एक मॉडल समझ लिया। ये मॉडल आपने कैसे समझा? क्योंकि कैश एंड कैरी था ना। इस पहले जितने एग्जाम्पल थे इसमें कैश एंड कैरी नहीं आया था। कैश एंड कैरी बहुत अच्छा मॉडल है। इट्स लाइक सेइंग कि मेरी दुकान है और मेरी दुकान के अंदर आप प्रोडक्ट लेकर आते हो और वो प्रोडक्ट 10 रुपए का, और मैं एक दरवाजे से लेता हूँ, दूसरे दरवाजे से मेरा 20 रुपए में चले जाएगा। तो आप बोलोगे 10 से 20 का मार्जिन जो है वो तो डबल मार्जिन है, और मेरी रिस्क नहीं है। रिस्क एलिमिनेशन बहुत क्रिटिकल थी, बीमारी समथिंग, वो रिस्क एलिमिनेट हो गई। प्लस क्या है कि आप फार्मर को बेटरमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप उसको एजुकेट कर रहे हो कि कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है एक्सेट्रा, उसकी पे प्रोड्यूस बढ़ेगी। तो उसके लिए एक और सेकंड एडवांटेज। एज एन एग्जांपल सेम चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में
मैंने काफ़ी अच्छा रिटर्न किया था. आई थिंक इट बिकेम अ मल्टी बैगर, मेनी टाइम मल्टी बैगर. वाज अ कंपनी कॉल्ड अल्काइल अमाइन. क्योंकि अल्काइल अमाइन जब का जो प्रमोटर है वो उस समय कैपेक्स बढ़ा रहा था जबकि केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं थी. तो कैपेक्स इन केमिकल इज एक्सपेंसिव. इंडिया इंटरमीडिएरी टाइप की कंपनी थी और इंडिया में कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी. वो जाके प्रमोटर ने कुछ समझ के ऑल ऑफ अ सडन अपना दहेज में जाके एक्सपेंशन करा एंड ऑल. आपने जाके उस टाइम समझा. प्रमोटर भी ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देते थे. वो अपना ही पैसा डाल रहे हैं कैपेक्स में इफेक्टिवली क्योंकि वो दे ओन अ लॉट ऑफ द कंपनी. तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई कि ये अब ग्लोबल प्लेयर्स की तरह मूव करेंगे. SRF ने यही चीज़ करी. SRF इज अनदर स्टॉक एज एग्जांपल कि उसने वैल्यू माइग्रेशन करी फ्रॉम लो एंड टू हाई एंड. तो आप ऐसे करके एग्जांपल्स अगर ढूंढोगे तो केमिकल के एग्जांपल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो PI इंडस्ट्री जैसे एग्रोकेमिकल्स में और ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो मैं नहीं भी ओन करता, मिस भी होती हैं कंपनियां. कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरी लाइफ में मैं कभी नहीं समझता था कि कोई फार्मा कंपनी अकेला अफ्रीका से कैसे कमाएगी. और डाउट होता था कि यार जब बाकी नहीं लोग नहीं कर रहे. और रैनबैक्सी की कंट्रोवर्सी के बाद तो आपको और भी डाउट होता था. पर वो कैपलिन पॉइंट ने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी ना. तो आप कई बार क्या करते हो कि मार्केट में ना ये अच्छी बात होती है कि आप अगर नहीं भी ओन करते और आपसे मिस भी हो गया तो आप सीख सकते हो. और वो सीख के आप आगे जाके एग्जांपल लगा सकते हो, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे वो एग्रोकेमिकल में हो, चाहे वो कंज्यूमर में हो. जैसे कंज्यूमर कंपनीज में क्या है कि शुरू में जैसे मैंने आपको बताया मैंने करियर स्टार्ट किया, मैं भी ये कॉलगेट वॉलगेट के. अब मेरा एग्जांपल यह है कि कंज्यूमर कंपनीज के अंदर टॉप लाइन और बॉटम लाइन में उन्होंने सारा बॉटम लाइन इनएफिशिएंसी हटाया हुआ होता है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है. और अब वो टॉप लाइन के ऊपर उनका मार्केट शेयर बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज वो एक दूसरे के साथ एट द अल्टीमेट एफिशिएंसी मैट्रिक्स कम्पीट कर रहे हैं. तो इसलिए मुझे आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल लगता है कि कंज्यूमर कंपनीज के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो स्टैग्नेट कर जाएंगे. वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में हमको दिख भी रहा है. तो एक बार मैं स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करता हूँ कि सपोज आपने कोई भी एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, बिजनेस मॉडल से कन्विंस हो गया और आपने उसमें एंट्री ले ली और वो स्टॉक गिर गया 20%. तो उस समय आपके माइंड में क्या चलता है? बिकॉज इन्वेस्टर के लिए आम बात है. देखो दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कि 20% गिरा क्योंकि मेरी गलती है या 20% गिरा क्योंकि मार्केट इसको गलत कर रही है. ये आप एक तरीके से एक अच्छा चाय का कप उठाओ और अपने साथ बैठ के एक सेकंड बोलो कि बायस हटा देते हैं, मान लेते हैं मेरी गलती है. तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? और कई बार आप आंसर नहीं ढूंढ पाते. कई बार आपको लगता है ये 20% क्यों गिरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा. और फिर आप थोड़ा खोजते भी हो कि कोई ऐसे अनाउंसमेंट तो नहीं आ गई, कोई नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं हो गई, क्या हो गया. कई बार क्या होता है कि किसी ने टीवी में आके बोल दिया जी. अब आप सोचो कोई आके बोलता है कंपनीज अर्निंग इज सपोज टू बी 7 रुपीज एंड इट इज रिपोर्टेड 6.9 और स्टॉक प्राइस गिर गया 10%. आप बोलते हो यार आर यू क्रेजी, इट्स इन द जर्नी ऑफ दैट स्टॉक दैट इज नॉट सो मटीरियल ना. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ. सेम चीज क्या होती है कि दुनिया में आपकी परेशानी अकेली परेशानी नहीं है स्टॉक की. कोई आदमी को रिडम्पशन करनी है क्योंकि उसको प्राइवेट इक्विटी में डालना है, किसी को घर खरीदना है, कुछ करना है. उस दिन किसी की सेलिंग आ गई, जैसे मार्जिन कॉल जब आती है मार्केट में तो आपको अच्छे स्टॉक मिलते हैं उस दिन. तो आपको ये समझना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम मेरी है या नहीं है. अच्छा अगर डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलते हो ठीक है थोड़ा टाइम और वेट करते हैं. तो वो 250 पे रुक गया. अब जाके रुक गया कुछ महीने, तो आपको लगा कि हाँ अब तो वॉल्यूम देख लेते हो. आप बोले वॉल्यूम भी स्टैग्नेट हो गया, इसका मतलब किसी का सेलिंग प्रेशर आया और वो निकल गया, लेकिन अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है. तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. और मार्केट में अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट नहीं आता जब वो गिर जाते हैं क्योंकि लोगों को मोमेंटम पसंद है. एक्चुअली उनको इन्वेस्टर को वो मोमेंट बेस्ट. मेरी जिंदगी का ये रूल है. मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे आशीष कचोलिया हैं, विजय केडिया, बहुत बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं. मैं नोटिस करा ये सारे एक्यूमुलेशन उसी टाइम पे करते हैं जबकि वॉल्यूम सबसे ड्राई होता है. इनफैक्ट जब वॉल्यूम ड्राई होता है तो आपको स्टॉक सबसे अच्छे दिखते हैं. करेक्ट. क्योंकि आपको मिल भी जाते हैं क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उनमें. तो आपने अपने मित्र विजय केडिया जी के बारे में बताया तो मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, एक सौभाग्य मिला था. सो ही टॉक्ड अबाउट अ स्टॉक कॉल्ड तेजस नेटवर्क. तो वो मुझे कहते हैं कि विवेक आज सबको दिखता है तेजस नेटवर्क में विजय केडिया पैसा बना लिया, बट वही तेजस नेटवर्क नीचे गया था. आई थिंक 80% तक डाउन चला गया था, फिर भी मैं होल्ड करके बैठा था. तो वही तो डिफ्रेंशिएट करता है मुझ में और बाकी लोगों में. तो एक आप ऐसा स्टॉक का एग्जांपल दीजिए जिसमें आप इतने कन्विंस थे कि यू टुक इट वेंट डाउन बट यू वर सो कन्विंस विद दैट स्टोरी कि इवेंचुअली दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव मल्टी बैगर फॉर यू. ऐसे तो बहुत होंगे ना, बिकॉज वो क्वेश्चन है कि अब आप मल्टीपल फैक्टर से स्टॉक जा सकता है. जैसे
एज एग्जाम्पल कि जब कोविड आ गया तो कोविड के टाइम पर आपका 1 महीने के अंदर 60% पोर्टफोलियो हिलने में ना आपका माइंड भी नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें क्या है कि एक होता है कि कुछ रुके हुए हों स्टॉक्स और कुछ गिरे हुए हों तो आपको समझ में आता है इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, आपके सारा पोर्टफोलियो गिर गया, आपका ऑल ऑफ अ सडन कैश क्रंच हो गया बिकॉज आपका पोर्टफोलियो गिर गया, तो आप क्या करो। तो ऐसे एक तो प्रॉब्लम होती है जबकि मार्केट में ये मोमेंटम्स होते हैं और ये बहुत बार आते हैं, बहुत फेजेस होते हैं, तभी तो कहते हैं कि मार्केट में आपको रिटर्न के लिए सिर्फ बेसिकली साल के 20-25 दिन ही मिलेंगे, वो 20-25 दिन आपकी सारी रिटर्न बदल देंगे। अच्छा, बिकॉज उन 25 दिन के अंदर क्योंकि वो स्टॉक 10-20% बढ़ेगा और लिमिट अप हो जाएगा और आपकी सारी रिटर्न उसी में कवर अप हो जाएगी, बाकी टाइम पे स्टॉक्स हिलते रहेंगे और जो भी करते रहेंगे। सेकेंड चीज़ होती है कन्विक्शन, ऑफकोर्स हिलती है, पर्टिकुलरली आज की डेट में ज़्यादा हिलती है क्योंकि आपने लेट्स अज्यूम मैंने आज सपोज कोई कंपनी के बारे में लिख दिया, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ट्विटर पे कल या परसों ही लिखा कि एक कंपनी है जिसको मैं पहले बिलीव नहीं करता था और पहले मैंने ख़रीदा नहीं था, बाद में जब मैंने स्टडी किया मैंने कोई 165, 170 के आसपास लिया। वो एक कंपनी है जो जूते बनाती है, कोई मिर्ज़ा इंटरनेशनल। तो कल जैसे मैंने लिखा कि उसके नंबर अच्छे हो रहे हैं, वो अच्छा डीमर्जर प्लान कर रहा है, वैल्यू क्रिएशन कर रहा है, तो कुछ ट्विटर अकाउंट्स ने जवाब दिया जी हम नहीं खरीदना चाहते क्योंकि ये मुस्लिम कंपनी है। तो ये ट्विटर पे लिखा है, मेरी व्यू नहीं है। अब मेरे को लगता है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को हेट कर रहे हो नॉट बिकॉज ऑफ इट्स अर्निंग्स और बिकॉज इट्स कैपेसिटी, बट आपने उसको एक रिलीजन से लिंक अप कर दिया, तो ऐसे तो हजारों फिर अपॉर्चुनिटी होंगी। किसी में आप बोलोगे कि वो उसका प्रमोटर नास्तिक है इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, वो हिंदू है लेकिन नास्तिक है, तो ये क्या लॉजिक हुआ। तो आप मेरे लिए ये भी एक जैसे अपॉर्चुनिटी हो गई। तो सपोज ये मार्केट में, और कई बार क्या होता है कि एक स्टॉक बहुत देर तक स्टैग्नेंट कर जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कोई कंपनी है, मान लो वो कैपेक्स अनाउंस कर रही है और वो अपनी बहुत कैपेक्स में इंक्लाइंड है। अब चलो एक और एग्जांपल, कल ही मैंने पढ़ा रात को, आई वाज रीडिंग द इन्वेस्टर कॉल ऑफ अ कंपनी कॉल्ड TCNS क्लोथिंग। उसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं B2B से B2C बन रहा हूँ। मैंने B2C के चक्कर में अपना D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मैं अपना सारा इन्वेंट्री को कैसे टैकल किया है, इसलिए मैंने इन्वेंट्री राइट ऑफ किया है। इन बिटवीन मैंने अपने स्टोर्स को इतना स्टोर्स बढ़ा दिए हैं, उसने डिटेल्स भी दिए हैं कि गुड़गांव में ये स्टोर आया, वहाँ गया। आगे वो कहते हैं मेरा मार्जिन 65% है डिस्पाइट दिस एडजस्टमेंट। और आपको पता है कि उसका जो प्रमोटर है उसका माइंड बिजनेस मॉडल में अच्छा है, उसकी IPO बहुत बढ़िया गई थी एक्सेट्रा। इंडिया में जनरली अभी आदित्य बिरला ग्रुप भी अच्छा कर रहा है, वो वेदांता फैशन भी अच्छा कर रहा है। तो आपको अब एक तरीके से आपको लगा कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मार्केट मिस अंडरस्टैंड कर रही है, बिकॉज अब क्वेश्चन है ये प्रमोटर की इंटेग्रिटी सही है, ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप बोलते हो नहीं यार इसने ब्रांड तो अच्छा बनाया है, इसके ब्रांड्स भी अच्छे हैं, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, एथनिक वेयर है, विमेन लाइक एथनिक वेयर, कलेक्शंस भी अच्छी आती हैं। अब आपका क्वेश्चन है इसमें अपॉर्चुनिटी है भी या ये सिर्फ एक वैल्यू ट्रैप है। और आप देखो कि इसका स्टॉक प्राइस 2-3 महीने पहले 800 रुपये था और आज 550 रुपये है। तो आपको लगता है यार ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। अब फोर्थ थिंग है कि इसमें कोई कार्डिनल प्रॉब्लम है, क्रिस्टल की डाउनग्रेड हुई है, कोई डेट डिफॉल्ट हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा डेट है और इंटरेस्ट रेट जापानीज में वो सारा कुछ नहीं निकला। तो अब आप बोलते हो अरे ठीक है अब ये आज नहीं तो एक साल में चलो 800 रुपये भी चला गया। अब 550 to 800 इज अ बिग जर्नी। So you see, and it's a brand, you know, then it's not that the entire balance sheet is only based upon earning per share. It is based upon brand value. It's got many brands. So you understand. And then you go to the malls because it's accessible. And you go into, जैसे मैं for example mall में गया, W के शोरूम में गया, तो उन्होंने बोला जी हमारी आजकल सेल चल रही है। तो मेरे माइंड में डाउट आएगा यार सेल चल रही है, बिक नहीं रहा, 50% ऑफ है। तो उन्होंने कहा नहीं 50% ऑफ नहीं है, 4 खरीदने के ऊपर मिलेगा आपको 50% ऑफ। तो इसका मतलब वो अपनी वॉल्यूम को हिला रहे हैं अभी। तो दैट मीन्स इफेक्टिव डिस्काउंट इज ओनली 25% बिकॉज इज ऑन 4 गारमेंट्स। एंड यू से यार 25% में तो यू नो एट 60% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is not bad, na? And that anyways is provided for. Also cotton prices impact and the yarn impact and all that. So you have to start positioning. Now textile is not a sector where you invest secular. Right. It's not a sector where you will make money for 20 years. Right. But retail is not a bad sector. This is retail. This is not to be confused with textile. Correct. So थोड़ा tangent change करते हैं, portfolio की तरफ जाते हैं। तो you have now by God's grace a very good size portfolio. And you have built it over a period of time. तो कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो बहुत अच्छा परसेंटेज बन गए होंगे, चालू आपने छोटे से किया होगा। कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें आपने बड़ा क्वांटिटी डाला होगा बट अब वो ऑलमोस्ट डिसअपियर मोड पे आ गए हैं। तो मे बी नॉट नेमिंग देम, बट एक आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट का फॉर्मूला क्या है? हाउ मेनी स्टॉक शुड बी देयर? कैसे एलोकेशन चालू करना चाहिए? कैसे स्केल अप करना चाहिए?
देखो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और थोड़ी ये बुकिश लगेगी बट ये फैक्ट की बात है, क्योंकि मैं इस बात से कन्वर्जेंट हूँ कि मेरा टाइम इनटू द लीगल प्रोफेशन भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ भी मेरी कमिटमेंट बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत बड़ी पोजीशन लूँगा जो मैं स्टॉक के बारे में नहीं जानता, अलग बात है कि आपने बहुत टिपिकल हिंदुस्तान लीवर टाइप का स्टॉक लिया, आप बोलोगे ठीक है मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन इज़ कि रिटर्न कितनी आएगी। बट अगर आपने एक ज़्यादा पोजीशन किसी स्टॉक में ली और वो गलत हो गई जो आप बोल रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ी ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो को पहले ही डाइवर्सिफाई कर दिया। अच्छा। अब वो डाइवर्सिफिकेशन में मैंने क्या करा, मैंने आज जैसे एक दुकान में गए, जैसे एग्जांपल आप एक आइसक्रीम शॉप में गए और आप कंफ्यूज हो गए कि ये 6 वैरायटी की आइसक्रीम है, मैं क्या करूं, तो किसी ने बोला आप थोड़े थोड़े थोड़ा सबका ले लो और आपको समझ में आ गया आज ही मुझे ये पिस्ताशियो अच्छा लगा, मुझे ये चॉकलेट अच्छा लगा, मुझे बेल्जियन चॉकलेट अच्छा लगा, मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छा लगा। उसके बाद आपको अगली बार पता है कि आपने स्ट्रॉबेरी में बोल दिया जी मुझे बड़ा टब चाहिए, इसको ये ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, इसके साथ मैं मैंगो डालूंगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको क्या होता है कि क्योंकि आप एक होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जो आपने छोटा छोटा लिया और मेरे पास इनकम सोर्स है, या अगर नहीं भी और इसमें से मान लो 2-3 चीज़ें गलत हो जाएंगी जो आप बोल रहे हो, मेरा ज़िंदगी में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं हुआ जिसमें मेरा बहुत बड़ी पोजीशन में नुकसान हुआ। अच्छा। कभी नहीं हुआ। क्योंकि अगर मेरा अभी एज एन एग्जांपल कि मैंने अभी कुछ दिन पहले TV18 लिया था और मुझे उसमें नुकसान हुआ और लोग ट्विटर पे आके बोलते भी हैं, उनको ये नहीं समझ में आती मैंने 32 रुपीज़ में भी लिया और मैंने 68 रुपीज़ या 65 रुपीज़ में भी लिया, तो मेरा वेटेड एवरेज 47 या कुछ पड़ा जो कि मैंने 44-45 में निकाल दिया। तो हार्डली एनी लॉस, 2 रुपये लॉस जब मार्केट 20% गिरी है, नॉट लाइक डजंट इवन हर्ट यू, बिकॉज वो नहीं कि मार्केट भाग गई थी। तो दूसरी चीज़ है कि आपको जहाँ गलती दिखी, क्योंकि यहाँ पे गलती मुझे ये नहीं थी कि वो कंपनी अच्छी है नहीं है, मेरी गलती ये थी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं आए ऑन द मर्जर। तो अगर वो मेरे लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका मतलब वो मेरे लिए केयर नहीं करते। अगर वो मेरे लिए केयर नहीं करते तो फिर मैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखूंगा मैनेजमेंट से। वो हो सकता है वो बहुत अच्छा करें आगे जाके, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर वो बात नहीं बताएंगे तो शेयर होल्डर कैसे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अननोन हो गया, तो फिर निकल गए। और आपके पास चॉइस है ना, आपके पास तो 6-7 हज़ार कंपनियां चुननी है, आपको जरूरी थोड़ी कि एक कंपनी चुननी है। प्लस आपने देखा मीडिया सेक्टर में ही नहीं वैल्यू क्रिएट हो रही, ना सन बना रहा है, ना जी बना रहा है, ना ये टीवी टुडे भी उस टाइम गिर गया था, तो आपने बोला ये सेक्टर में भी कुछ नहीं हो रहा। न्यूज़पेपर वाले HT वाले जो स्टॉक्स हैं वो सारे भी उड़ गए, जो भी HT मीडिया, तो आपने छोड़ दिया, आपने कहा ठीक है मैं सेक्टर को ही छोड़ देता हूँ। अब आपने फास्ट मूवमेंट कर ली, तो जैसे ही आपने फास्ट मूवमेंट करी आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखी। माइंड को ना एक ऑक्सीजन भी चाहिए माइंड में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैश में बैठा होता है, मैं ज़्यादा कैश नहीं रखता, बिकॉज कैश में कोई बैठा हुआ है, उसको एक कंफर्ट होता है कि मार्केट गिरती है तो उसके पास एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन होती है टू डिप्लॉय, इसलिए वो इन्वेस्टर भी अच्छा है। दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि क्योंकि मैंने गलती को हटा दिया, मेरे माइंड में वो बर्डन ऑफ द मिस्टेक नहीं रहा, वो बर्डन ऑफ द मिस्टेक नहीं रहा। अब मतलब माइंड में एक तरीके से सिरदर्द चला गया, और सिरदर्द चला गया का मतलब है कि आप एक विनर्स मेंटालिटी में चले गए। तो बाय द टाइम आपको रियलाइज होगा ये गलती थी, स्टॉक 50% भी गिर सकता है उस समय। लेकिन आपका आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो ना, तो आपने अपना वो 50% जो दुनिया को 50% लग रहा है वो आपका, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर रिकॉर्ड मैं ये बोल देता हूँ, वैसे ये मेरा TV18 का एक्सपोजर 1% था, तो 50% ऑफ 1% पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज 5%। करेक्ट। तो आपके पास कितने स्टॉक है टोटल में नहीं, अब हाँ ये वाली बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास कितने स्टॉक है। पहली बात तो ये है कि आपका किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश कम से कम 1% होना चाहिए, बिकॉज 1% भी नहीं हुआ आपके पोर्टफोलियो का तो मीनिंगफुल नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि आज की डेट में फॉर सम रीजन मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं एक नया, मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? मैं 1 लाख रुपए लूंगा, वो बोलेगा ठीक है ब्रोकर आपके मान लो 600 शेयर आए हैं और अभी आपकी कोई होल्डिंग नहीं है नेक्स्ट ट्रांच ऑफ मनी में, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन के ऊपर, एप्पल के ऊपर या कहीं भी फ़ोन के अंदर एक वो होता है, एक नोट पैड होता है, तो नोट पैड में खोलता हूँ और मैं अपने आइडिया डाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मेरी जैसे कि लिटरली राशन की वो लिस्ट है। अब उनके आगे मैं प्राइस लिख देता हूँ, ये 300 रुपए का है, 200 रुपए का है। जब पैसे आते हैं मैं जाके देखता हूँ मेरी राशन की लिस्ट में ये कौन सी चीज़ मेरे या तो उसी प्राइस पे या थोड़ी बड़ी है या थोड़ी घटी है और मैं खरीद लेता हूँ। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मिस भी हो जाती है, आपने 300 लिखा, वो 350 रुपये हो गया, आप बोलते हो नहीं अभी थोड़ा नहीं हो गया, तो आप उसको छोड़ देते हो। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके, अब मान लो आपने 1% बना दिया और जैसे अल्काइल अमाइन फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 बना दिया और कंपनी, मैंने अल्काइल अमाइन मेरे ख्याल से जब खरीदा था एडजस्टेड स्टॉक प्राइस उसका अभी 9 रुपए के आसपास होगा, अभी 2600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आपने ऐसी कुछ मेरा हो सकता है मैच कुछ में, क्योंकि मैं डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट एंड कुछ का भी था, तो एनीवे आपने उसको खरीद लिया। अब वो स्टोरी चल रही है तो आप उसको 100 रुपए पे भी खरीदोगे, 200 पे भी खरीदोगे, 300 पे खरीदोगे, तो 1% का 2, 3, 4, 5, 6 भी करोगे।
अब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले में हो कि आप एक स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपकी कन्विक्शन बन गई है या कहानी अच्छी चल रही है या राइट हो गई है, उसको 1% से बढ़ा के 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लेके जा रहे हो। मतलब 10 तो मैं एक्सीड नहीं करता। ओके। क्योंकि फिर वो बहुत वही वाली लॉयर वाली बात कि मैं फिर बिजी हूँ और उसी दिन कोई न्यूज़ आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, मेरे को वो नहीं करना। एंड आई डोंट वांट टू बी वाइप्ड ऑफ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। आई डोंट वांट टू बी वाइप्ड ऑफ बाय वन स्टॉक। तो आपने ऊपर कर दिया। अब आपने क्या करा कि जब वो चीज़ एक से 5% पहुंच गई, उसने बाकी स्टॉक्स को डाइल्यूट कर दिया है। हाँ, क्योंकि वो सब प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़े, हो सकता है कुछ बढ़ाओ, हो सकता है कोई ना भी बढ़ाओ। तो आपके यहाँ फिर फंड आए, तो आपने उनको बोला यार ये भी अच्छे थे, ये सिर्फ ये आज ये ज़्यादा तेज़ भागा है, तो मैं उनको थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ा ना मेरा ट्विटर पे भी क्या होता है कि जब मैं इतने सारे स्टॉक, लोग बोलते हैं आपको कितने स्टॉक, उनको समझ नहीं आती कि आप आज की डेट में अगर आपका लूमैक्स और फियम फॉर एग्जांपल चल गया, और से सपोज लास्ट कुछ दिन से स्टेट बैंक नहीं चला, तो आप बोलोगे कि जिस दिन पैसे आएंगे मैं स्टेट बैंक में थोड़े और डालूंगा क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, मान लो कि इन कंपनियों को बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया और से ये फोक्सवैगन ग्रुप ने उनको बोल दिया जी आप सोल वेंडर हो गए, तो फिर आप यहीं पर डालते रहोगे। अभी आपको लगेगा स्टोरी भी बहुत अच्छी है। सो कोई भी स्टॉक बढ़ता है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, तो एक तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए वो प्रोपोर्शन हो रहा है। डू यू लुक एट योर पोर्टफोलियो वैल्यू ऑल्सो? Of course. How frequent do you look at? You should. You know, I don't understand, and everybody's got a different mindset. Why should you not look at your value? The value of your portfolio is your report card. That report card will tell you. It's like your health card. It will tell you that you have a problem with BP. You have a problem with sugar. You have a problem with hypertension, lack of sleep, bone density, anything. But how frequently? आप रोज तो ब्लड टेस्ट नहीं कराओगे नहीं, बट हाउ फ्रीक्वेंटली का पॉइंट क्या होता है कि आपको मान लो कि आज मार्केट 0.5 अप है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो देखूंगा, चाहे वो 0.5 अप हो या 0.7 अप हो, वो कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। लेकिन अगर सपोज कोई चीज़ गिर गई हो या कोई चीज़ जैसे बहुत वेरिएबल आ गया मार्केट, मान लो अभी जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स में गिरी और आपने बोला जी 15% मार्केट गिर गई है, फिर अपने पोर्टफोलियो को देखोगे, फिर आप देखोगे इसमें पोर्टफोलियो में ये 15% जो गिरी है, किसने आपको ज़्यादा नुकसान दिया और किसने बचाया है। राइट। अब जिसने बचाया है वो नेसेसरली बेस्ट स्टॉक नहीं है। वो हो सकता है कि वो गिर सकता है आगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो सेलिंग जहाँ पर एक जगह एग्जॉस्ट होती है वो दूसरी जगह चली जाती है। आफ्टर ऑल अगर मैं मान लो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हूँ और मैंने अपना सारा से रिलायंस बेचा हुआ है और मैं देखता हूँ जी ये पर्टिकुलर कंपनी नहीं गिर रही और यहाँ लिक्विडिटी है, मैं यहाँ बेचता हूँ क्योंकि मेरा नुकसान कम है ना, यहाँ तो मेरा नुकसान ज़्यादा है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ती है कि रिलेटिव टू बोथ, आउट परफॉर्मेंस इज नॉट बाय प्राइस, आउट परफॉर्मेंस हैज टू बी बाय वैल्यू। तो आप मतलब अगेन आई एम गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अब ये हमको देखना है, तो मार्केट 15% गिरा है तो कुछ दिनों में गिरा है, तो आप पोर्टफोलियो को जज करते हो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में? अभी आप देखो अगर मार्केट गिरी है, मतलब अब आप सोचो कि आपने जब मार्केट गिरने से पहले आपके जो बेस्ट स्टॉक्स थे उनकी वैल्यू बहुत ऊपर जा रही थी। फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ऊपर थी, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ऊपर थी, XYZ की वैल्यू बहुत ऊपर थी। अब क्या हुआ कि मार्केट गिर गई। जैसी वो मार्केट गिरी, आपने अपने कुछ ऐसे स्टॉक देखे जो उस समय, क्योंकि आपको बेस्ट कुछ आपके पास इंक्रीमेंटल मनी आया बट आप कन्विंस नहीं थे टू पुट मोर मनी, बिकॉज आपने लगा कि यार ये स्टॉक्स की वेटेज भी बढ़ गई है मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू भी बढ़ गई है और अभी मुझे इनकी वैल्यूएशन पे मतलब देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। करेक्ट। बट आप बेच भी नहीं रहे थे क्योंकि आपको नहीं पता था मार्केट का यूफोरिया कहाँ तक लेके जाएगा। अब आपने देखा तो आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, चल ठीक है मैं कोई नई कंपनी ढूंढता हूँ, कोई न्यू IPO की लिस्टिंग हुई है या फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल कैप, आपने वो ले लिया। अब ये अच्छे वाले करेक्ट कर गए, ये वाला भी करेक्ट कर गया, दोनों की करेक्शन 20% या 25% है। अब आप बताओ ये फार बेटर था इससे, लेकिन आपका रीजन अलग था, तो अब आप इसको बाय बाय करके वापस उधर चल जाओगे। अच्छा। क्योंकि आपने बार्टर सिस्टम जो होता था पुराना, वो बहुत बढ़िया था कि आप एक चीज देते थे दूसरी चीज लेते थे। आपने यहाँ पर ये चीज अब आपको क्या है, मार्केट चलेगी तो ये भी चलेगा, हो सकता है ये भी चले, लेकिन आपने अपने माइंड में कन्विक्शन कर दिया कि ये ज्यादा अच्छा था, लेकिन उस समय मुझे इसमें वैल्यूएशन का थोड़ा डाउट था। ये मेरा उस टाइम में सस्ता आदमी था, ये सस्ता आदमी और सस्ता हो गया, ये वाला भी सस्ता हो गया अच्छा आदमी, और मैं उसमें चले जाता हूँ, वापस शिफ्ट वही माइग्रेशन वापस होता कल। बट एक नंबर्स अगर मैं डालूं कि एक टिपिकल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? वेल लाइक आई सेड, अगर आपका 1% आइडियल वेटेज है और कुछ का वेटेज अबाउट से 5-6 हो जाएगा, तो अबाउट 50 to 60 स्टॉक्स। 50 to 60 स्टॉक्स। लेकिन अल्टीमेटली वो जो 10 स्टॉक हैं
वही ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द वैल्यू ऑक्यूपाई करके रखेंगे। नहीं, 10 स्टॉक 60% नहीं करेंगे, 10 स्टॉक करेंगे रफली अबाउट एनीवेयर क्लोज टू 30 to 35, 40%। ओके। बट हाउ डू यू मैनेज 50-60 स्टॉक्स? बट आप एक बात बताओ, अभी म्यूचुअल फंड का मैं डेटा कल पढ़ रहा था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स जिस इज कैनरा रोबेको, ही ओन्स 65 स्टॉक्स, राइट? इफ आई लुक एट सम ऑफ द अदर फंड्स, वो क्या करते हैं, सपोज एक बहुत अच्छा से कोई पीएमएस है XYZ, वो पीएमएस से फॉर एग्जांपल मुझे से यूनिफाई पीएमएस अच्छा लगता है, उनके पास यूनिफाई पीएमएस का जो कॉर्पस है 8,000 करोड़ है, तो उसने 4 फंड कर दिए, वो 4 फंड के अंदर उन्होंने यहाँ पर 15 कंपनियां, 60 कंपनियां तो उन्होंने भी ली। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 60 ली 8,000 की, आपके पास 8,000 नहीं है, आपके पास कम अमाउंट है, तो आपने भी 60 ली, प्लस आपने उस जो 60 ली उसमें से कुछ नहीं भी चलेंगी, तो वो जो नहीं चलेंगी वो आपको करेंसी देंगी टू बाय द अदर्स और टू रिप्लेस देम, और जो अच्छे हैं उनमें से वो जब बहुत बढ़ेंगे तो उनकी एलोकेशन बढ़ते जाएगी, प्लस वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे तो बाय, तो आपका पोर्टफोलियो वो रहेगा। आप कभी भी नॉक ऑफ, देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये गलत परसेप्शन है मार्केट में मेरे हिसाब से, कि लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं बाय बाइंग द राइट स्टॉक्स। पीपल मेक मनी बाय लूजिंग लेस, बिकॉज इफ यू डोंट गेट लूज लेस यू विल हैव कैपिटल इज द एबिलिटी टू बाय अ स्टॉक। The stock will compound, lots of stocks will compound over a period of time, but a lot of stocks will also destroy your value. Correct. So when people think that you got a stock wrong or XYZ, you actually got nothing wrong. So portfolio approach with many stocks, because it's a diversified portfolio. You see, I just gave you an example. TV18, although I only lost 2 rupees, but TV18, assuming I'd bought even at 68 and come down, my loss was not even 0.5. What is 0.5 then? So अब थोड़ा future पे चलते हैं. So let's talk about, because you read so much, you meet so many people because of your occupation also, तो I have an opportunity to talk about future with you. तो आने वाले 5 साल में क्या क्या themes पे नजर रखना है? मैं उसका आंसर देता हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट और आपको बोलना चाहता था। एक एग्जांपल ले लो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर है, और एक एग्जांपल ले लो जो मैं बोल रहा हूँ 50-60 कंपनी, अगर मैं उसको बीट कर रहा हूँ तो मेरा क्या कंसर्न है कि मेरे पास 60 है या 50 है, मैं बीट कर रहा हूँ। वो एबिलिटी की मैंने 60, और ये ना एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन समीर ओड़ा ने करी थी फॉर सेमिनार, वो आजकल अपनी बहुत स्लाइड में दिखाते हैं। वो कहते हैं डिड नॉट मैटर इन लाइफ व्हाट स्टॉक्स यू ओन्ड, you basically had to be in the 1/3 best performing stocks in the market. So if the market has 6,000 stocks, you had to own 2,000. If you were in the 2,000 stocks का bracket आपने बना के you owned, whether you owned 10, 20, 30, you would have done exceptionally well. But the problem is you don't know the 1/3. So when you have increased the sample size by making it 50, 60, you have reduced the chances of things going wrong. Because today in the volatile world बहुत चीजें गलत होती हैं। Of course इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री लीडर में भी क्या, आपने इंडस्ट्री लीडर ले लिया और आप बोलो नहीं इसकी मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इशू नहीं है, लेकिन उसमें कोई ना कोई इशू आती है। अब देखो अच्छी कंपनीज भी सेटल कर रही हैं केसेस, उसमें मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन आ जाएगी। कल को अगर मान लो कल को इंडिया की टॉप FMCG कंपनी रॉयल्टी में कुछ अपना कर दे, बोले पेरेंट को ज़्यादा रॉयल्टी करनी है, वो भी इशू आ जाएगी। तो बहुत इसमें किसी का प्लांट में इश्यूज आ जाएगी, किसी में फायर हो जाता है, किसी के अंदर कुछ होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए। अब आप बोलो कि मैंने यही स्टॉक को एक पीरियड के ऊपर एक्यूमुलेट करना है, अगर बट वॉरेन बफेट ये नहीं बोलता माय होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। वॉरेन बफेट बोलते हैं मेरा होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर एज लॉन्ग एज द कंपनीज आर ग्रोइंग एंड डूइंग बेटर। सो यू आर टू जज दैट द कंपनीज आर डूइंग बेटर, यू हैव टू गिव इट टाइम, एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग कांस्टेंट फ्लोज। Now when it comes to future, you're asking me what sectors? I mean general themes कि 5 थीम अगर हमको आइडेंटिफाई करें, सेक्टर भी हो सकते हैं, वो कोई भी थीम। See, अभी बहुत सालों के बाद इंडिया के अंदर बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन अप हुई हैं फॉर बैंक्स, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि RBI थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो RBI ने पहले आके बोला था हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मेस में है, उन्होंने बैंक्स को हॉल अप भी किया, कुछ डायरेक्टर्स को भी हटा, आपने देखा कुछ बैंक्स के उन्होंने MDs को भी प्रॉब्लम करी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी करी हुई हैं एक्सेट्रा। वो लाइसेंस देने में भी थोड़ा रिलक्टेंट थे, उनके कर्ब्स बहुत करे। और अब RBI आके बोल रहा है कि बैंक्स के अंदर NPA सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, क्रेडिट साइकिल इंप्रूव कर रहा है, तो आपको बैंक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है। अब बैंक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी में टिपिकल जने का आंसर होता है कि जी कि मेरे को HDFC बैंक लेना है क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। मेरा आंसर ये नहीं है, मेरा आंसर है कि HDFC बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, जो कि फैक्ट है, क्योंकि बाकी बैंक्स इनएफिशिएंट हो, बाकी मतलब नॉट कोटक वाज डूइंग वेरी वेल, बट माइनस HDFC एंड कोटक बाकी बैंक्स इनएफिशिएंसी में मारे गए।
क्योंकि PSU बैंक के अंदर कस्टमर ओरिएंटेशन प्रॉब्लम थी। आप मजाक उड़ाते हो कि जी जो चाय के टाइम हो रहा है वो हमेशा भाग गए हुए हैं, या उनकी NPA इशूज़ बहुत ज़्यादा थी, या बहुत गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, या उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोन्स करप्शन की वजह से दिए जो कि NPAs हो गए, लोग भाग गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब वो सारी प्रॉब्लम्स आपने बोला कि धीरे धीरे प्रॉब्लम जा रही हैं, ऊपर से आपने उनको इनेबलिंग के लिए टेक्नोलॉजी दे दी। तो जब वो टेक्नोलॉजी दे दी और उनको लेवल फील्ड पे ले आए, अब अगर आप पढ़ते हो एज एन एग्जांपल कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड लेंडर बन गया, लार्जेस्ट हाउसिंग लेंडर, ही इज बिगर देन HDFC, ही इज बिगर देन योर गोल्ड लेंडिंग कंपनीज, एंड ही इज द बिगेस्ट बैंक, देन एंड ही इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट एप्स। तो अब आप बोलते हो कि अब गलती मुझे नहीं दिख रही, अब वो वैल्यूएशन मिसमैच अभी भी बहुत है। तो जो वैल्यू माइग्रेट करी थी पहले PSU बैंक्स टू HDFC एंड कोटक, some of that value is migrating back into an ICICI, State Bank and many other banks also, but that value is migrating. But there's still a valuation mismatch. So it's possible that HDFC Bank still does well. Relative, it means it can, but it will do well in a very modest way. Like the market does 10%, probably do 12-13%. Maybe market does 14 to 16. Maybe it will fall less. But these guys can do way more because the inefficiency matrix has been curbed. So banking is a sector which has got a good opportunity. Second opportunity that exists in India remains in, according to me, is the very long-term opportunity is in food processing, because the world supplies of food, the land is getting land खत्म हो रहा है, बिकॉज लो लैंड के ऊपर बिल्डर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ लोगों ने लोग पढ़े लिखे हो गए, उनको एग्रीकल्चर नहीं करना, चीज़ें हो गई हैं, तो वो आपको ज़मीन तो ज़्यादा चाहिए फूड उगाने के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इतना टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है कि आप लैंड को इतना रोटेट करोगे कि हर महीने आपने अपना स्टेबल कर दिया। तो आप फर्टिलाइजर्स एंड ऑयल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट ने हटा दिए, अब इंटरमीडियरीज भी हटा दी, तो वो पर्टिकुलर फार्मर की इनकम, मतलब एबिलिटी टू अर्न भी बढ़ गई, उसके बाद थोड़ा इंसेंटिव वापस आया है। तो मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो, उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद FMCG, राइट? इट इज योर दाल चावल, यू नो, वट एवर यू कॉल इट, agrochemicals are also connected to that. Agrochemical companies should do very well over a period of time. The third segment that I see holds potential, according to me, are I call them actually opportunities of multinational companies that had huge technology and could be beneficiaries of the Make in India. Okay. So they have double incentive. Government wants them to come because they are international companies. It's like we want to announce every day कि जी एप्पल इंडिया आ गया, या टेस्ला का भी बार बार न्यूज़ आती है, फिर वो वाइप। अगर वो कंपनियां, ऐसी कंपनियां इंडिया में आ जाएं जो कि लिस्टेड हैं और उनकी टेक्नोलॉजी साथ साथ आए, और वहाँ पर वो, क्योंकि कैपिटल उनके पास अबंडेंट है और उनके पास ग्लोबल मार्केट एक्सेस रेडी है, तो वो आपकी इंडिया की प्रोडक्शन को पूरी वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए बहुत उनके लिए ईजी है। आप लो कॉस्ट प्रोडक्शन करोगे, पूरी वर्ल्ड में करोगे, प्लस आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने पड़ेंगे, प्लस आप PLI में ला रहे हो, तो उनके लिए बहुत रीजंस हैं ये करने के लिए। और आप अब देखो ये मार्केट करेक्शन जो हुई है, इसके अंदर ये वाली जो स्फीयर ऑफ कंपनीज हैं ये एक्चुअली ऊपर गई हैं, नॉट इवन करेक्टेड, दे हैव गॉन अप। तो ये थीम अच्छी है। मुझे अभी लगता है कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स थीम रिवाइव करेगी काफ़ी, बिकॉज कैपेक्स साइकिल नहीं हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट कैपेक्स साइकिल इज लाइक ड्यू फॉर अ बिग प्ले। अदरवाइज अगर इंडिया के अंदर ग्रोथ ही नहीं आएगी तो फिर ये सारा चीज़ बेकार है, फिर तो मार्केट भी बेकार है। बट इंडिया के अंदर ग्रोथ आएगी तो हमारा कैपेक्स साइकिल काफ़ी टाइम तक ग्रो करने के लिए रेडी है। एंड द फिफ्थ इज इंडियंस इज विच इज माई मोस्ट बुलिश सेक्टर, आर स्मॉल कैप्स दैट हैव अ नीश। अब वो नीश ये है कि उसने अच्छी क्वालिटी बना दी, उसकी मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ थी, तो किसी ने नोटिस दिया, 200-400 करोड़ 500 करोड़ थी, तो नोटिस नहीं किया उसको। एक बाहर की कंपनी ने आके एक ऑर्डर दे दिया, उसको एक सिंगल ऑर्डर 200 करोड़ का मिल गया। वो 200 करोड़ के ऑर्डर को उसने बड़ी लगन के साथ, क्योंकि न्यू कंपनी है, एक्सिक्यूट किया, डिलीवर किया, तो उसका एक पाइपलाइन बन गई। और वो पाइपलाइन बनने के बाद, क्योंकि उसके पास अब एक्सपोजर हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, सर्टिफिकेशंस आ गए इन प्लेस, एंटी लीकेजेस हो गए, जैसे फार्मा में जैसे होता था जब US FDA एक्शन होता था, यहाँ पे इन मैन्युफैक्चरिंग सेंस हो गया। पर फार्मा के अंदर थोड़ा मुझे लगता है सैचुरेशन आ रहा है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे उसकी भी अब कैपेसिटी आ गई। फिर वो प्रोडक्ट इनोवेशन स्टार्ट करता है, वो बोलता है चलो मेरा एक प्रोडक्ट चल गया, मैं दूसरा बनाता हूँ, R&D करता है, और R&D में गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव भी दिए हुए, पैटेंटिंग के ऊपर भी इंसेंटिव दिए हुए। तो वो कंपनियां मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो मार्केट कैप रिडिकुलस है, इनफैक्ट इतनी रिडिकुलस है कि जो ऑर्डर दे रहा है वो सोचेगा मैं कंपनी क्यों नहीं खरीद लूँ। फेयर पॉइंट। सो सफीर, obviously I want it to continue forever,
बट आपका लिमिटेड टाइम है मेरे पास में, तो बिफोर वी क्लोज दिस वन, आई वांट यू टू टॉक टू द न्यू इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, एंड we now know your journey, but I want you to talk to them and tell them the right thing they need to do to create wealth from stock market. I think first thing you must try to do is that only do things that you understand, because if you start doing things that you don't understand but your neighbor seems to be doing it and you get carried away, you will really burn your hands. Like for example, I openly say this, that when you do not understand cryptos, either you understand it and you claim it and you are an authority is different, I don't want to argue then, but if you don't understand it, just because you see the price has been galloping and you just jump in, now you know how much you have burned your hands. Now what happens is, when you don't know something, and the same thing in equity, when you don't know something and you burn your hands, you don't even know what to do, because when you never understood it, you don't know कि आपको कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है. दूसरी चीज़ है कि मार्केट आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, लेकिन आप मार्केट को अगर सोने का वो मुर्गी समझोगे कि आज मैं उसको काट के सारे सोने के अंडे निकाल देता हूँ, तो वो मुर्गी फिर मर जाएगी. आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो कि आप मार्केट में पैसे डालते हो और आपको एक घंटे बाद उसके रिटर्न चाहिए, आपको हर हफ्ते उसके अप चाहिए, आपको उसका डाउन ट्रेंड लगनी चाहिए. वो आपको समझ भी नहीं आता, ऐसे नहीं वेल्थ क्रिएट होती. अगर ऐसे वेल्थ क्रिएट होती है तो वर्ल्ड वेल्थ इनफाइनाइट हो जाती है अभी तक. तो जब आप एक कंपनी को खरीदते हो, थोड़ा आपको उसमें पेशेंस दिखानी चाहिए, थोड़ा उसको टाइम स्प्रेड दिखाना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर ऐसा तो नहीं ना कि मैनेजमेंट ने आज अगर एक कैपेक्स अनाउंस किया तो अगले दिन उसका बैलेंस शीट स्वेल कर जाएगा, या उसने आज अगर मान लो उसको रॉ मटेरियल प्रॉब्लम हुई है तो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगा. अगर आप ये बिलीव करते हो कि मैनेजमेंट अच्छी है और वो सारी ज़िंदगी अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करेगी, तो अच्छी क्या है, तो फिर गलत मैनेजमेंट है. तो आपको थोड़ा इस पॉइंट को समझना है. तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, आप जो ये कहानियाँ सुनते हो कि कन्विक्शन इज अ साइन ऑफ, आई मीन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इज अ साइन ऑफ कन्विक्शन. नो, इट इज नॉट अ साइन ऑफ कन्विक्शन. द कॉन्सेंट्रेटेड पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड फ्रॉम यू द अमाउंट ऑफ कैश दैट दे होल्डिंग. So if a person is invested only 30% and he tells you that I own only 3-5 stocks, he's not telling you that he's not put 70% of the money in the market, which is very important. I remain fully invested in the market. Secondly, diversified investor does not mean that he will not be able to increase his weightages. Diversified investor will be able to increase his weightages multiple times. बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि स्टॉक प्राइस गिरता है तो उसको एवरेज करना चाहिए. बहुत लोग ये नहीं समझते कि स्टॉक प्राइस जब बढ़ता है तो उनको और लेना चाहिए, बिकॉज वो स्टोरी कन्विक्शन हो रही है. पांचवी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप पीई रेशियोज को ना हर तरीके से गलत पढ़ते हो. जब आप उसको सस्ता पढ़ते हो तो आप बोलते हो जी इसमें वैल्यू है, बट आप समझते नहीं कि बिजनेस के अंदर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. मतलब वो मार्जिन, कई जगह तो मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होते, कहानियाँ दी जाती हैं, बिजनेस मॉडल ऐसे बन रहे हैं, एक कंपनी 10 कंपनियों को अक्वायर कर रही है और आपको उसकी बैलेंस शीट ही नहीं समझ में आ रही है और आप बोल रहे हो पी सस्ती है क्योंकि कंसोलिडेटेड आप कुछ और पढ़ रहे हो, स्टैंड अलोन कुछ और पढ़ रहे हो. दूसरी चीज़ है, कुछ कंपनी में आप बोलते हो जी पी बहुत ज़्यादा है. जैसे आज मुझे किसी ने ट्विटर पे बोला जी पी, मैंने बोला अरे उसके जो सप्लायर है अगर वो बंद था, मान लो कोविड के अंदर कोई आउटलेट्स ही बंद थी, कुछ सामान बिका ही नहीं, या रॉ मटेरियल प्रॉब्लम थी या कुछ था, और उसकी तो वो पी ज़्यादा पास्ट की आगे की नहीं है. आपको समझना है कि पी आगे की, मार्केट आगे डिस्काउंट करती है. जैसे आज फॉर एग्जांपल एक वेल नोन इन्वेस्टर ने टीवी में बोला है कि उनके हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी सितंबर में. तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मार्केट तो उसको 3 महीने पहले मेजर करेगी ना, मार्केट सितंबर तक वेट नहीं करेगी. तो अगर आप ये सोचते रहोगे नहीं जब इन्फ्लेशन कम आएगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या जब ये रशिया ख़त्म हो जाएगा, वो प्राइसेस नहीं बचेंगे. लेकिन सेम टाइम पे आप अगर आज बोलो कि आज मैं सब कुछ डाल दूंगा और कल के दिन में जीऊंगा नहीं, जैसे मेरे पास इनकम आती है काम से, तो अगले कल के दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आपके लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा. तो थोड़ा अपने होराइजन को और एक लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, ये कोड टेलिंग में भी ना एक प्रॉब्लम है. आप कोड टेलिंग में क्या है कि मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने एक स्टॉक लिया, आप वो सोचते हो कि ये स्टॉक मैं ले लेता हूँ, अगले दिन मैंने कुछ और स्टॉक लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपने वो नहीं लिया और सेकंड वाला चल गया और पहला वाला नहीं चला, मेरा तो पोर्टफोलियो ठीक हो गया, आप मारे गए. तो कोड टेलिंग के ऊपर भी आपको अपनी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए. देखो लाइफ में सबसे बड़ी वेल्थ नॉलेज है, और आप जितनी नॉलेज लोगे वो आपको ज़िंदगी में भी बेनिफिट करेगी. और थोड़ा डट के भी रहना चाहिए. मार्केट में ये 15% जो मार्केट गिरती है और सब ये इसकी ज़िंदगी है. अगर आप 15% मार्केट में हाय मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे खरीदूँगा, मेरा ये स्टॉक इतना नुकसान हो गया, मैं अब सारे शेयर बेच दूँगा, उसके बाद मैं मार्केट में नहीं आऊँगा,
ये बहुत टिपिकल टॉक होती है जब मार्केट गिरती है, और ये बहुत डेट्रीमेंटल होती है। आपको ये सब चीज़ों से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, छुट्टी पे चले जाओ, मतलब मार्केट से अपने काम पे करो, किताबें पढ़ो, घर में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, छोड़ दो मार्केट को कुछ महीने टाइम के लिए अगर आपको डाउट हो रहा है। सही है, आई मीन अमेजिंग। आई मीन यू जस्ट टॉट पीपल एग्जिट लाइक एन एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई जैसे बोलता है ना कि ये सही कर, ये गलत कर। सो इट इज, आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। बट ये रियलिटी है ना, because मुझे लगता है कि पीपल वांट, दे थिंक दैट एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड। अब एग्जांपल है कि सपोज आप एक एग्जांपल देते हो, बोलते हो कि कोई अच्छा इन्वेस्टर है, से मुझे मिस्टर विजय केडिया है, और आप बोलते हो जी उन्होंने तेजस में, जो आप एग्जांपल दे रहे हो, बड़े पैसे कमाए, तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि उनका वैभव 800 रुपए का 300 रुपए आ गया, अब क्या वो 300 रुपए में विजय केडिया ने अपना स्टेक कम किया? नहीं, उन्होंने स्टेक बढ़ाया। तो आपके पास जो वो बोलते हैं कि जब तेजस गिरता है 80% कोई नहीं लेता, जब सेम लॉजिक है कि वैभव ग्लोबल अगर 80% गिरता है आप नहीं लेते, और बाद में मान लो 800 भी चला गया, तो 300 से 800 की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो 300 क्यों आया? क्योंकि यूएस में स्लो डाउन आया, या फॉर एग्जांपल डॉलर का कोई प्रॉब्लम हुआ, या फॉर एग्जांपल उसकी सेल में ज्वेलरी, तो आपको वो एनालाइज करना है। आपको ये एनालाइज नहीं करना कि जी 800 था 300 आ गया, इससे प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सही है। सफीर, इट वाज सो मच फन इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच, मजा आया, और आशा कर रहा हूँ यू आल्सो लव्ड the questions and the interactions. No, and you're doing such a good service. It's, first of all, your app is fantastic, because your app, instead of my going and checking block deals, bulk deals, this announcement, that installment announcement, your app gives a lot of advantage. So I feel very good, and I put this on Twitter also. I say there are few people who are making a big change, whether they are doing it by screeners, whether they're doing it by app, whether they're doing it by sharing knowledge. There are some people who analyze results very good, some people do management commentaries. These are the real heroes, because what they are basically doing is they are creating an ecosystem of knowledge. Now within that knowledge, what you want to pluck, whether I look at a bulk deal and I pluck it, or I look at a screener and I pluck it, or I look at a analyst conference call and pluck it, is up to me. Because at the end of the day, I can't say I'll do no work. then you have to extract it out. So I am very thankful to people like you who are doing such a great job in educating the investor community. And this is the real crux. You put all the food before somebody, but you cannot tell him what to eat, because you're not his doctor, you're not his dietitian. Yeah, that's true. So thank you so much My for pleasure. your time. Yeah, thank you दोस्तों. I hope you loved it. I thoroughly loved it. I think you should watch it once again. एक बार और देखिएगा, because छोटी छोटी बातें इन्होंने कही है जो शायद आप मिस कर गए होंगे, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो. सो एक बार और देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और हो सके तो नोट्स ट्विटर पे शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा सफ़ीर को कि देखिए मैंने आपका देखा पूरा, मैंने नोट्स बनाया. ही विल ऑल्सो फील गुड अबाउट इट. ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर. Thank you guys.